अच्छा, एक छोटा सा सवाल करते हैं साल की शुरुआत, ताकि वार्म अप हो जाए, चीजें पता चल जाए। फिर उसके बाद साल के एंड पे रिवैल्यूएशन करते हैं कि साल के एंड में अगर रिवैल्यूएशन करनी हो तो कैसे करते हैं, और साथ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला भी करते हैं, क्योंकि अभी तो हमने स्ट्रेट लाइन में। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज्यादा आसान होता है क्योंकि उसमें रिमेनिंग लाइफ का कोई चक्कर ही नहीं होता, उसमें सिर्फ जो रेट गिवन है वही अप्लाई करते रहते हैं। अब पहले एक सवाल लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। प्लांट परचेज at 1/4/2022 रुपीज 200, आगे चाहे मिलियन लिख लो 1000 लिख लो, ठीक है। आपने प्लांट खरीदा है 200 मिलियन। अब यूजफुल लाइफ है इसकी 10 years, और मेजरमेंट बेस है एट रीवैल्यूएशन मॉडल। मेजरमेंट बेस क्या है? रीवैल्यूएशन मॉडल। फेयर वैल्यू at 1/1/2023 rupees to 20 million। 1/1/24 rupees 140 million। 1/1/25 रुपीज 190 मिलियन। बस ये 3 साल की कैलकुलेशन करते हैं, और चीजों को ना समझ के उसको अप्लाई किया करो, रट्टा ना लगाया करो उसमें चीजें। अगर मैं भी गलत करने लगूं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये चीजें अपने अंदर डेवलप करना शुरू करो। एक तो हम याद कर लेते हैं, अगर याद करने से पास होता ना तो सीए का तो 100% रिजल्ट होता। समझना भी साथ साथ जरूरी है। अब जैसे इसके अंदर हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज किस चीज की पास होंगी? पहले कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो, कोई एक्टिविटी की है, रीवैल्यू किया तो, और साल के एंड में डेप्रिसिएशन। ये 3 एंट्रीज हैं। रीवैल्यूएशन का तरीकाकार जो अभी तक हमने पढ़ा है, जब भी रीवैल्यू करेंगे सबसे पहले उससे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करेंगे, फिर रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करेंगे। फिर जब रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करेंगे, अगर अपवर्ड है तो एसेट डेबिट, डाउनवर्ड है तो एसेट क्रेडिट। हाँ, उसकी दूसरी एंट्री है, अगर सरप्लस आ गया तो पहले अगर लॉस पड़ा है तो उसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद सरप्लस पे जाएंगे। और अगर हमारे पास लॉस आया है तो पहले सरप्लस देखेंगे, फिर अगर बचता है लॉस तो फिर डेबिट करेंगे। अब इस सवाल के अंदर देखें, 1/4 को हमने एसेट खरीदा, हम साथ ही तरह एंट्री बना लेते हैं इसकी। 1 और ईयर एंड लिखना है तो लिख लो, ईयर एंड 31 दिसंबर। स्ट्रेट लाइन मेथड है। 1/4/2022 प्लांट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 200 मिलियन। फिर 31 दिसंबर 22 को डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो वर्किंग करते हैं। जब रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो वर्किंग थोड़ी इस तरह से करेंगे। 1 पहले डेट लिख लेते हैं, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का कॉलम सिर्फ हम अपने लिए बनाते हैं, कंपलसरी नहीं है, ना ही इसका कोई फायदा है।
अगर आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का कॉलम नहीं बनाना चाहते तो ओके, ना बनाओ। ये तो सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए कि वो हमेशा बराबर आता है इसलिए बनाते हैं। एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, ओसीआई और एसपीएल या पीएल। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास 1422 को एक एसिड खरीदा 200 का। पहला साल हमारा एंड हुआ होगा दिसंबर 22 को। 10 पे डिवाइड करेंगे, 9/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 पे डिवाइड करके 9/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 कितना? 185। तो क्या करेंगे एंट्री 50। ये हमारा 2022 हो गया। अकाउंटिंग हमेशा फाइनेंशियल ईयर की जाती है, हर साल को देखते जाएं और एंट्रीज पास करते जाएं। अब हम आ गए 2023 में। 2023 में क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन भी हो रही है, साल के शुरू में हो रही है, एंड पे हो रही है। चलो यहां से बेस बनाते हैं। अगर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो रही है तो पहले रिवैल्यूएशन करना, बाद में डेप्रिसिएशन लेना। अगर साल के एंड में रिवैल्यूएशन होगी तो पहले डेप्रिसिएशन लेंगे, बाद में रिवैल्यू करेंगे। ओके, अगर डेप्रिसिएशन यानी साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो तो पहले कर लो रिवैल्यू। जो चीज पहले हो रही है उसको पहले करेंगे। साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो रही है तो पहले रिवैल्यू फिर डेप्रिसिएशन, और अगर साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है तो पहले डेप्रिसिएशन, और अगर साल के दरमियान में गेन हो रहा है तो जितने टाइम के लिए वो इस्तेमाल हो गया उतनी डेप्रिसिएशन, फिर रिवैल्यू, फिर बाकी टाइम की डेप्रिसिएशन। ये रिवैल्यूएशन है डेट के हिसाब से। अब अगर 30 दिसंबर को अगर हो रहा है तो देरी से ये हो, नहीं वो एंडी है। वैसे ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा नहीं जिसका ऐसा दिमाग होगा कि वो अपना ईयर एंड 31 दिसंबर को 30 दिसंबर को करेगा। वो 31 दिसंबर को करेगा। 30 दिसंबर को अगर ईयर एंड 31 है। हाँ, अगर वो रिवैल्यू आप क्या, वही ना मैं कहता हूं ना कि वो पागल थोड़ी होगा कि, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो जमान थोड़ी होगा, मतलब उसको पता है मैंने अपने सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं और वो अकाउंट्स क्लोज करना एक प्रॉपर एक्टिविटी होती है, तो वो सारे काम एक ही बार करेगा ना। वैसे बाकी जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती है वो तो करता रहेगा, लेकिन जो फाइनल चीजें करेगा ना वो या तो साल के शुरू में डिसाइड करेगा, साल के दरमियान में किसी दिन करेगा, वो भी किसी ऐसे दिन करेगा कि जो कुछ अच्छा दिन होगा। वैसे अपनी मर्जी है, जब मर्जी करना चाहे, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर हो जाए इन केस तो 31 दिसंबर ही ले लेना। इसी स्टेप पे माइनस करता है, नहीं रेजुअल वैल्यू हर दफा माइनस होती है। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला क्या है? कॉस्ट। ये तो बुक वैल्यू नहीं आ रही। तो भाई बुक वैल्यू पे भी कर सकते हैं, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर देना, लेकिन रेजुअल वैल्यू तो माइनस करनी ही करनी। सिवाय एक मेथड है जिसमें रेजुअल वैल्यू माइनस नहीं होती, वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वरना मतलब 185 में भी 185 माइनस रेजुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अच्छा जरा वापस आए, 185 वाला एसेट हमारा हो गया 220 का, ठीक हो गया। ये 185 वाला एसेट कितने का हो गया? 200। हाँ जी, कितने से बढ़ गया? 35 से। सरप्लस आया लॉस? सारा लिखने की या कोई एडजस्टमेंट है? तो यहां पे लिख देते हैं 35 हो गया रिवैल्यू। अब डेप्रिशिएट कर लेते हैं। अगर तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं इनको ही डेप्रिशिएट कर देंगे। 185 हिस्टोरिकल, 220 एक्चुअल और 35 के ऊपर रेट अप्लाई कर देंगे अगर तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो रिमेनिंग लाइफ या न्यू लाइफ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जो अपडेटेड वैल्यूज आ रही है उसके ऊपर रेट अप्लाई कर दो। स्ट्रेट लाइन मेथड है, लाइफ चेंज हो गई है तो नई लाइफ, लाइफ चेंज नहीं हुई तो रिमेनिंग। तो 31 दिसंबर
23। हाँ जी, 185 को किस पे डिवाइड करूं? 9 चीकू, लाइफ गुजरी हुई किसको मानते हैं? साल गुजर जाए या जितने टाइम की डेप्रिसिएशन ले लिया? तो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन ली है आपने, तो 9.25 रिमेनिंग लाइफ है, 9.25 है। गुजरे हुए साल किसको माने जाते हैं? जिस टाइम की आप डेप्रिसिएशन ले चुके हो, तो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, तो डिवाइडेड बाय 9.25 डिवाइडेड बाय 9.25 डिवाइडेड बाय 9 अगर आप 9 करते तो आपकी डेप्रिसिएशन ही चेंज हो जाती। पहले का 20 सॉरी, नॉर्मल तो 20 आनी है ना साल की। हाँ जी, 220 को 9.25 पे डिवाइड करें, 24 फिर कंफर्म ये 4 आएगा। ना भी आ रहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर सवाल गलत है। ये हमेशा बराबर आता। हाँ जी, ये बराबर है, इसका मतलब सही जा रहा है। नहीं ये इसके छोटी नहीं है, बराबर नहीं है, ये कंफर्म है गलत है। कुछ लोग जीनियस होते हैं, ये बराबर भी आ रहा होता है फिर भी सवाल गलत कर लेते हैं, लेकिन ये है कि ज्यादातर चांसेस है कि ठीक है। ऊपर भी गलत क्या हो सकता है? गलत कोई ना कोई वैल्यू में बंदा गड़बड़ कर जाता है। ये 220 वाले का 23.7 था, वो राउंड ऑफ किया ना, उसका भी 3.7 तो वो राउंड ऑफ किया। हाँ जी, आ जाए 1123 को जरा खामोशी। अब 1123 को इकबाल क्या एंट्रीज होगी? 1123 को क्या एंट्री होगी? पहले एलिमिनेशन, एलिमिनेशन पिछली डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन की। तो एलिमिनेशन की एंट्री क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट करेक्ट। अमाउंट कौन सी इस्तेमाल होगी? उससे पहले 50। फिर उसके बाद रीवैल्यू की भी एंट्री बता दो। एसेट आपका 35 से बढ़ गया, ओसीआई डेबिट, प्लांट डेबिट, ओसीआई या रीवैल्यूएशन सरप्लस कितनी अमाउंट से? 35। चलो अवैस आप बताओ जरा दिसंबर 23 की एंट्री। अब दिसंबर में किसकी एंट्री पास करनी? डेप्रिसिएशन की। क्या एंट्री पास होगी? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड ऑप्शन 20 से या 4 से? कितने से? 24 से। क्या एक्सेस ऑप्शन की एंट्री पास होनी है यहां या नहीं? होनी है, क्योंकि सरप्लस जब आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो, अगर उस वक्त सरप्लस को कुछ कर रहे हो तो एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो। तो सेम डेट को ओसीआई डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ये हमारा 2023 का साल कंप्लीट हो गया। एंट्रीज भी वर्किंग भी। हाँ जी, जो कल छुट्टी पे था उसके अलावा जिसने भी कोई सवाल पूछना है पूछ सकता है। अच्छा, क्यों करते हैं या किस तरह से करते हैं? अच्छा, कहां जाती है? असल में होता यह है कि आपने हर साल जो प्रॉफिट होता है ना, वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना होता है। रिटेन अर्निंग बेसिकली सारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, हर साल का प्रॉफिट उसमें होता है। फिर कंपनियां क्या करती है? उस रिटेन अर्निंग में से शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। तो कुछ चीजें प्रॉफिट के अंदर, सारे इनकम और एक्सपेंस प्रॉफिट के अंदर आएंगे, फिर नेट होगा, फिर रिटेन अर्निंग में जाएगा। और कुछ स्टैंडर्ड ने कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे बगैर डायरेक्ट कहां लिख दिया करो जाकर? रिटेन अर्निंग। उनमें से रीवैल्यूएशन सरप्लस है। अब जो प्रॉफिट आप फाइंड कर रहे होते हैं ना, वो होता है बिजनेस का ऑपरेशन। बिजनेस सेल करती है, सेल करने के लिए जो खर्चे आ रहे हैं वो माइनस करती है, वो प्रॉफिट आता है। वो कहता है ये ऑपरेशन तो है ही नहीं।
ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ये बिजनेस की एक्टिविटी तो है ही नहीं। अब वो कहते हैं ठीक है आपको 35 का सरप्लस आ गया, हमने कहा कि ठीक है अगर सरप्लस आ गया है तो हम इसको इनकम में लिख देते हैं, डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में लिख देते हैं। अब जरा फिर आपने सवाल पूछा है तो इसकी एक पूरी बात कर लेते हैं। इसका एक तरीका ये होता है, अब जाग जाओ ना सारे कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगो। ये जो सरप्लस है ना, एक तरीका होता है कि हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है। 35 का सरप्लस आ गया, किसी ना किसी तरीके से फायदा तो हुआ है। जिस एसेट से फायदा हुआ है वो हमारे पास 9.5 साल या जो भी लाइफ उसकी इतनी लाइफ है, 9.25 ईयर्स लाइफ है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो आपका रेवेन्यू है ये उस एसेट से रिलेट करता है जिसको आपने बाद 9.5 साल अभी इस्तेमाल करना है मजीद। तो ऐसा करो, ये रेवेन्यू आज ही इनकम या रिटेन अर्निंग में ना लिखो, बल्कि आप इसको ओवर द 9.25 करो, ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट करो। तो हमने 9.25 को डिवाइड किया, 4 आ गया। कहता है 4 आप लिख दो रिटेन अर्निंग के अंदर, ये एक तरह की इनकम ही है लेकिन डायरेक्ट आएगी, एसपीएल के थ्रू नहीं आएगी, क्योंकि एसपीएल तो ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस है, ये ऑपरेशन से नहीं आया प्रॉफिट, ये बल्कि मार्केट में वैल्यू चेंज हुई है इस वजह से आया। 4 का लिख दिया। एक और मेथड भी है, इसे बोलते हैं नेट रिप्लेसमेंट मेथड, कि आप हर साल नेट करते जाओ। एक होता है ग्रॉस रिप्लेसमेंट बेस मेथड, वो हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन वो है जरूर। वो क्या है कि आप ना इस सरप्लस को एज इट इज पड़ा रहने दें, इनकम में ना लिखें। रियलाइज तो हुआ नहीं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है जब तक रियलाइज नो इनकम नहीं लिख सकते, पड़ा रहे। जब एसेट बेचो, जितना सरप्लस पड़ा हुआ है सारा रिटेन अर्निंग में लिख देना, या जिस दिन एसेट की लाइफ खत्म हो जाए तब एक ही दफा रिटेन अर्निंग में लिख देना। एक तरीका है एनुअल बेसिस पे जो कि हमारे सिलेबस में है, और एक होता है कि इसको ना छेड़ो, या तो लॉस आए तो खत्म कर देना, या अगर ये सरप्लस पड़ा हुआ है कल को एसेट की लाइफ पूरी हो जाती है या एसेट बेच देते हो, पूरे का पूरा जाकर रिटेन अर्निंग में लिख देना। ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, तो हमारे सिलेबस में जो है वो एनुअल बेसिस पे। अब एक तो नहीं, जब हम बेचेंगे तो फेयर वैल्यू पे बेचेंगे ना, तब तो मिल जाएगी। वो तो उसकी सेल्स वैल्यू, किसकी मतलब सेल्स होगी? सेल्स के अंदर जो मार्केट में वैल्यू बढ़ी है ना उसके अंदर कौन सी स्क्रैप वैल्यू होगी। वो जो स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू हमें मिल रही होती है ना, वो मार्केट से ज्यादा मिलेगी, फिर जो हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिलेगी, उसके अंदर ये वैल्यू भी होगी। उसके अंदर जो आपका सरप्लस है, हमने फेयर वैल्यू का मतलब ही क्या है, जो मार्केट की वैल्यू है। अब अगली बात सुने, वो उसके बारे में बहस नहीं करते क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बहस करते तो अब करते हैं इस मामले में। वो मैंने बताना इसलिए जरूरी था कि कभी ना डिस्कशन वाला सवाल आ जाता है, तो पेपर में ये कई दफा वो सवाल आ जाता है कि वो कहता है जी मैंने एक असाइनमेंट देखी स्टेटमेंट, उसके अंदर ना हर साल इसको डिवाइड नहीं किया जा रहा, तो तब हम लिखते हैं कि देयर आर 2 ऑप्शंस, कि एक हर साल लिखते हैं और एक डायरेक्ट भी लिख देते हैं। तो इसलिए ये गलत नहीं है, उसने जो लिखा है वो भी गलत नहीं है। असल बात ये है, अब आपने अब बातें सुनिए ध्यान से। 35 का आपका पड़ा था सरप्लस, अब ये अनरियलाइज्ड है। ये क्या है? अनरियलाइज्ड। स्टैंडर्ड हमें कहता है कि उस वक्त इसको रियलाइज करना, या तो जैसे जैसे ओवर द यूज ऑफ द एसेट, ओवर द 1 साल गुजर गया, 1 साल का सरप्लस रिटेन अर्निंग में लिख दो, अगला साल गुजरा अगले साल लिख दो। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपका एसेट इस्तेमाल होता रहेगा, आप इसको इनकम में लिख देना डायरेक्ट रिटेन अर्निंग के अंदर। दूसरा कहता है या जिस दिन एसेट बेचो, अब खत्म हो गया एसेट आपका, जितना सरप्लस पड़ा हुआ है सारा इक्विटी में रिटेन अर्निंग में लिख दो। तो अगर पेपर में आपको सवाल आ जाए किसी भी नॉन करंट एसेट्स का रीवैल्यूएशन सरप्लस को कैसे रियलाइज करते हैं, तो 2 मेथड, 2 तरीके जो हमारे, ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट
as use of the asset या when asset will be disposed total balance of the surplus charge to retain earning। जिस दिन एसेट बेचेंगे जितना सरप्लस पड़ा होगा सारे के सारे की एंट्री पास होगी ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट पूरी अमाउंट से। उससे पहले क्या करेंगे, जैसे डेप्रिशिएट करते जा रहे हैं वैसे वैसे रियलाइज करेंगे। ये हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में क्या है कि अगर एसेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे जैसे डेप्रिसिएशन लेते जाएंगे उतनी ही अमाउंट रियलाइज करते जाएंगे, और जब एसेट बेच देंगे तो उस वक्त जितना सरप्लस पड़ा होगा सारे का सारा रियलाइज कर लेंगे, वो अपनी इनकम बना लेंगे, डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में लिख देंगे। तो एनुअल बेसिस पर भी रिटेन अर्निंग में लिख रहे हैं, ओसीआई टू रिटेन अर्निंग। और अगर एक ही दफा बेचेंगे तब भी एंट्री यही होगी, ओसीआई टू रिटेन अर्निंग, अमाउंट टोटल आ जाएगी। अब ये आपके पास हाँ लॉस होगा, वो साथ साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं। लॉस वाला एसेट बेचे ना तो डिस्पोजल की एंट्री पास होगी, जो लॉस पड़ा हुआ है उसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले ही एसपीएल में लिखते हैं, तो एसपीएल से होकर वो उधर चला जाएगा। सरप्लस के बारे में ये बातें अभी भी थोड़ा सा भी कुछ हम पक्के हो जाए सरप्लस पे, फिर इस तरह की बातें करेंगे, फिर आपको समझ भी आएगी चीजें, फिर किस तरह से रूट हो रही हैं, मूव हो रही हैं, वो सारी समझ आएगी। अभी हमारा टारगेट है कि एंट्रीज कौन सी पास करनी है, उनको याद करना है बस। हाँ जी 185 में से 20 माइनस किया 165, 220 में से 24 माइनस किया 196। ये हमारा 2023 का साल हो गया पूरा। अब हम चलने जा रहे हैं 2024 में। तो पहले तो बताया 2024 में एसेट की वैल्यू होगी 140। 100। अब बात हुई दो ही बात है, साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो रही है या एंड पे? साल के शुरू में, तो पहले रिवैल्यू करो फिर डेप्रिशिएट करो। करो जरा रिवैल्यू। हाँ जी 124 196 वाला एसेट कितना का हो गया? 140 का कितना? 56 का लॉस है। क्या लॉस में जाएगा या एडजस्टमेंट है कोई? तो 56 पहले यहां से माइनस करो, कितना? और 25। आपको पता है ये आप माइनस ना भी करते तो मैं यहां से देख लेता, क्योंकि ये डिफरेंस इनका ही आना है। ये जो नेट अमाउंट बचती होती है ना, वो एचसीए और एसीए का डिफरेंस होता है। हाँ जी लॉस कितना आ गया? इसको यहां पर लिखो, यहां पर 0 लिख दो और यहां पर 25, ताकि लॉस का ऊपर कॉलम बनाया हुआ ना हम। सरप्लस हमारा नील हो गया, ये 31 खत्म करेंगे, यहां से 31 माइनस कर देंगे, ये 0 आ जाएगा और 25 हमारा यहां पर। ओके होगी बात। नेक्स्ट अब डेप्रिसिएशन ले लें। दिसंबर 20, इसको किस पे डिवाइड करूं? 165 को 8.25 जो कि 20 आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चेंज। 140 को भी किस पे डिवाइड करूं? 8.25। 25 को भी किस पे डिवाइड करूं? 8.25। कितना आ गया? 17 और 3, ये आ गया 145, ये आ गया 123 और ये आ गया 22। एंट्रीज कौन पास करवाएगा? सलमान। एक और सलमान किया। हाँ जी सबसे पहले एंट्री पास करवाएं 1124 की। accumulated depreciation डेबिट प्लांट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 24 से, जो पहले डेप्रिसिएशन ले चुके हैं उनकी वैल्यू से।
फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन की भी एंट्री पास करवाएं। 56 से हमारा प्लांट कम हो गया। तो पहली बात, जितने से प्लांट कम या ज्यादा हो गए वो एसेट तो होना ही होना है, प्लांट क्रेडिट हो जाएगा 56। अब डेबिट क्या होगा? पहले ओसीआई डेबिट होगा कितनी अमाउंट से, फिर उसके बाद एसपीएल होगा 25 से, उसके बाद दिसंबर 24 अवैस क्या एंट्री डेप्शन की क्या एंट्री? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट से? 17 से। हाँ जी, 3 की एंट्री क्या होगी? ये जो 3 एंट्री, क्योंकि ये लॉस है, लॉस एडजस्ट हो जाता है, उसको बताने की जरूरत, ऐसा क्यों है, क्या वजह है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा नहीं। हमारी डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कितनी होनी चाहिए? 20। ओरिजिनल कितनी होनी चाहिए? हम चार्ज कितनी कर रहे हैं? 17 चार्ज कर रहे हैं, 3 वो यहां से ले रहा है, टोटल वो इसको कर रहा है 20। कल को जब वो वापस करेगा ना, पूरे 25 नहीं करेगा, वो कहेगा 3 तो मेरी डेप्रिसिएशन को इफेक्ट किया है, वो अपनी डेप्रिसिएशन पूरी रखता है। अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करवा देता है, कम डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, उसी लॉस में से रख लेता है, क्योंकि ये 25 भी तो एसपीएल में पड़ा हुआ है, 25 एसपीएल में ही पड़ा हुआ है ना। जब कल को रिवर्स करता है तो 25 रिवर्स नहीं करेगा, कितना रिवर्स करेगा? 22 रिवर्स करेगा। 3 क्यों नहीं रिवर्स करेगा? वो कहेगा भाई मेरी डेप्रिसिएशन हिट हुई है इतनी अमाउंट से, वो पूरा 20 करके जो बाकी बचेगा वो रिवर्स करवा देगा। और अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन आती है, वो जाकर रिटेन अर्निंग के अंदर बैलेंस कर देता है, वो डेप्ट से बराबर कर देता है। तो अल्टीमेटली, सॉरी कौन से रिवर्सल वाली? देखिए, कल को अगर सरप्लस होता है, 25 का लॉस आया था ना आपको, कल को सरप्लस आ जाता है, हम 25 रिवर्स करेंगे, उसके अगेंस्ट या 22 को करेंगे? 22 को, क्योंकि 3 तो हमने एडजस्ट कर दिया। हम 22 को क्यों कर रहे हैं? लॉस हमारा 25 आया था, वो कहेगा मेरी डेप्रिसिएशन 3 से हिट हुई थी, इसको तो नहीं मैं जाने दूंगा, मेरी डेप्रिसिएशन 20 कर दो, जो बाकी बचता है वो जो मर्जी करो इसका। अगले साल अगर कुछ नहीं होता तो ये 17 आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है। अब फिर क्यों आ रहा है ऐसा? ये इसको पूरा करने के लिए आता है। अगर यहां पर वापस चलते हैं, जहां पर आपकी एक्सेस डेप्रिसिएशन आई थी, यहां पर आए, आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 24, लेकिन असल क्या थी? 20। 4 का ज्यादा एक्सपेंस लिखा, वो हमें जाकर रिटेन अर्निंग में उसको कंपनसेट कर देगा, रिटेन अर्निंग में ऐड कर देगा, इनकम बना देगा। यहां से लॉस 4 का एक्सपेंस ज्यादा कर देता है, जिससे हमारा 4 से नेट प्रॉफिट कम हुआ है, उधर से जाकर क्या करेगा? रिटेन अर्निंग में ऐड कर देगा। इधर से 4 माइनस कर रहा है, उधर 4 प्लस कर देगा, 20 का फैक्टर रह जाएगा। तो बैकएंड पे ना वो उसको बैलेंस जरूर कर रहा होता है, क्योंकि असल में तो ना हमारे पास कोई पैसे आए ना गए, बुक्स के अंदर ही वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए, कि ताकि लोगों को ये भी पता चले कि एक्सपेंस कितना हो रहा है, यानी इनके एसेट्स की मार्केट में क्या वैल्यू है, और ये भी ना हो कि असल में तो इनने कोई पैसा दिया ही नहीं। अगर हम, ये प्रैक्टिकल सवाल बता रहा हूं, मैं 24 से डेप्रिसिएशन करना शुरू कर दूं, कैसे कर दूं? मैंने तो 4 रुपए जेब से खर्च ही नहीं किए, तो मुझे डेप्रिसिएशन क्यों मिलेगी? ये तो बुक्स में एसेट की वैल्यू बढ़ी है ना। आपने एक एसेट लिया 5 लाख का, आपको एक्सपेंस में कितने लिखने की इजाजत होनी चाहिए? 5 लाख डेप्रिसिएशन के नाम से। अगर मार्केट में इसकी वैल्यू हो जाती है 7 लाख, आप डेप्रिसिएशन किसको करने लग जाओगे? डेप्रिशिएट 7 लाख। क्या आपने ऊपर वाले 2 लाख पे किए हैं? आपका एक्सपेंस हुआ है, तो एफडीआई पागल है, वो आपको 7 लाख एक्सपेंस देगा। एक्सपेंस देने से टैक्स कम होता है, वो कहेगा भाईजान ये आप अपनी अकाउंटिंग में जो मर्जी ड्रामेबाजियां करो, लेकिन प्रॉफिट जब मुझे दिखाने आना ना, तो मैं इसको नहीं मानता।
कहता है मैं नोशनल प्रॉफिट को मानता ही नहीं। नोशनल होता है नाम का, रियलाइज नहीं हुआ, कहता मैं उसको नहीं मानता। आप लोग भी जो टैक्स वाले पढ़ रहे हो, जब ये आप लोग बिजनेस इनकम में जाओगे तो ये बातें पढ़ोगे। तो वो नोशनल प्रॉफिट को मानता ही नहीं है, वो तो स्ट्रेट लाइन को भी नहीं मानता। वो कहता है रिड्यूस एंड बैलेंस मेथड है, बस एक ही मेथड है, आप जो मर्जी करो, वो आपके मत है। जब हम बिजनेस में जाते हैं ना टैक्स लगाने के लिए, तो सबसे पहले जो कुछ हमने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है, अगर टैक्स उसको मान लेता है ओके, नहीं मानता तो वो सारा पहले हमसे रिवर्स करवा देता है। फिर जिस तरह वो बताएगा उस तरह से दोबारा डिडक्शन कैलकुलेट की जाती है, फिर प्रॉफिट निकाला जाता है, उस प्रॉफिट को बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। सर वो पहले इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमने इन्वेस्टर को भी तो दिखाना होता है ना कुछ। इन्वेस्टर को दिखाने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, एफपीआर को दिखाने के लिए हम टैक्सेबल इनकम निकालना पड़ता है, फिर उसकी अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। चले अभी आए जरा अगले साल पे, ऐसी एक एक दो दो बातें करते जाएंगे ताकि ये ना आसान लगे ना मुश्किल लगे। वो लिखने में वो उसको कर सकते हैं, कोई मसला। सवाल मैंने कहा पता नहीं कैसा सवाल पूछे, ठीक हो यार। 2025 में 2025 में क्या हुआ? 190 है जरा, 190 किसको 190 करना है? ये हो गया 190, कितने का? 60। लॉस कितना खत्म करेंगे? और लॉस की सरप्लस कितना आ गया? 45। हाँ जी, अब ले लें डेप्रिसिएशन। दाऊद आप बताएंगे कि डेप्रिसिएशन के लिए किस पे डिवाइड करो? 7.25 पे, तो इसको भी 7.25 पे, इसको भी 7.25 पे, और इसको भी 7.25। हाँ जी, ये 20 ही आएगा, 26 आएगा, और ये 6 आएगा। चलिए जी एंट्रीज भी पास करवाएं। पहली एंट्री बताएं, 125 एलिमिनेशन की एंट्री। accumulated depreciation to plant वैल्यू बताएं। 70। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्री बताएं। प्लांट डेबिट कितने से? 67 से। ओसी डेबिट एसपीएल 22 से, और ओसीआई 45 से। हाँ जी, उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री आ जाएगी। दिसंबर 25 को डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 20। क्या एक्साइज डिडक्शन है? उसकी एंट्री क्या होगी? ओसीआई टू रिटेन अर्निंग। अच्छा, इसकी वैल्यू बता दो, बुक वैल्यू, ताकि एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना है वो इधर ही सिखा देता हूँ। इसका है 125 और 39। अच्छा, कल आने वाले दिनों में ना हमने ये नहीं एक सीए का कॉलम नहीं बनाएंगे, बट एक सीए की जरूरत पड़ती रहेगी हमें। तो हमने जरूरत कैसे पूरी करेंगे? इन दोनों से 164 और 39 से क्या 125 आ रहा है? कैसे आ रहा है? प्लस करने से, माइनस करने से। कैसे आ रहा है? चलिए एक दफा थोड़ा सा ऐसे करना है। यहां पर आते हैं 145, 123 और 22। मैं चाहता हूं इन दोनों से 145 आ जाए किसी ना किसी तरीके से। आ रहा है? किस तरह से आ रहा है? ऐड करने से आ रहा है। अभी एक माइनस करने से आ रहा है, एक ऐड करने से।
अगर सरप्लस पड़ा होगा तो माइनस करने से, और अगर लॉस पड़ा होगा तो किस में, एक्चुअल में। देखिए अगर आपके पास, याद रखें, प्रैक्टिकल सोचा करें, क्योंकि कल को हम ये रटा लगा के जाएं, आई कैप हमें हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट देकर गेन या लॉस दे दे और कहे एक्चुअल कैरिंग अमाउंट बताएं, और हम तो वो प्लस माइनस याद किया होता है ना। एक बात याद रखनी है, गेन या लॉस है क्या। अगर हमारी एक्चुअल वैल्यू असल से ज्यादा हो जाए, असल मतलब हिस्टोरिकल से ज्यादा है तो मतलब सरप्लस है। अगर हमारी एक्चुअल वैल्यू असल से कम है तो लॉस है। अब सरप्लस आया हुआ है, इसका मतलब है हमारी असल वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब जो बुक्स में बुक वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो असल वाली वैल्यू कम रहेगी, हिस्टोरिकल कम रहेगी, इसलिए सरप्लस आ रहा है। अगर वो कहे हिस्टोरिकल अमाउंट ये है, इतना सरप्लस है, इसका मतलब है प्लस करेंगे तो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आएगी, और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट बताई हुई है, सरप्लस बताए हुए, माइनस करेंगे तो हिस्टोरिकल आ जाए। तो पेपर में ज्यादातर जो हमें जरूरत होगी, ये डाटा हमारे पास होगा और हमें हिस्टोरिकल का डाटा चाहिए होगा, तो सरप्लस होगा तो माइनस कर देंगे और लॉस होगा तो, बट जिंदगी ने अगर आपके साथ कोई गेम की तो क्या करेंगे, हिस्टोरिकल देकर सरप्लस देगा तो फिर प्लस करके एक्चुअल आएगी। हिस्टोरिकल वैल्यू गिवन होगी तो इसको मैं माइनस करूंगा तो ये आएगा ना। तो ये बात याद रखनी है, बट मोस्टली यही बात है, तो वो मोस्टली ना बच्चे रटा लगा लेते हैं और आई का गेम कर जाता है। जी हो गया हमारा ये, इसमें कुछ बातें हमारी डिस्कस भी हुई, कुछ लोग सो गए, वो तो बस ठीक है, जो सोता है वो खोता है, कॉन्सेप्ट खो देता है, कॉन्सेप्ट खोता है। अब एक सवाल ईयर एंड का करें या एक छोटा सा सवाल रिड्यूसिंग बैलेंस वाला पहले करें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कोई फर्क ही नहीं है किसी किस्म का, सिर्फ क्या करना है, रेट अप्लाई करते जाना है, वो रिमेनिंग लाइफ वाला चक्कर नहीं, हर दफा रेट अप्लाई करना है, ईयर एंड वाला करते हैं। चले खरीदें कोई प्लाट या व्हीकल, व्हीकल खरीद लेते हैं। व्हीकल परचेज्ड (17) 2021 rupees 120 million. Useful life से आपकी क्लास में टाइम ना स्पीड पे गुजर रहा होता है। वो नहीं, अभी 4 भी बज रहे हैं। नहीं मैडम, वो तो जैसे ही वो भाई साहब लैपटॉप लेने आते हैं मुझे पता चल जाता है कि भाई साहब चले गए। अब वो उनका मसला है, आ जाया करें, जैसे ही बेग साहब निकला करें आप लैपटॉप, जैसे ही बेग साहब जाया करें, आपको तो पता होता है ना। हाँ, तो जैसे ही वो जाते हैं ना तो आप लैपटॉप लेने, वो नीचे ऑफिस है ना, ले लिया करें। रिकॉर्डिंग हो रही होती है, आप ऐसे ऐसे सवाल बंदा जवाब लेने के लिए किसी ऐसे बंदे को भेज दिया करो, मेरा दिल करे आने का। चले वो नहीं मैं नहीं, कुछ नहीं होता। आपको बड़ा अफसोस है, वरना आपने अपनी अम्मा को सुनाने दी है, देखो मैं बोल दूं पीछे। नहीं, किसी को ऐसा शौक है ना तो इधर थोड़ी देर आ जाया करे, मुंह मेरा हाथ हिला के ना फिर वापस चले जाए। व्हीकल परचेज किया 1721 को 120 मिलियन,
यूजफुल लाइफ है 10 साल। स्ट्रेट लाइन मेथड है, ईयर एंड जून है, 30th जून। फेयर वैल्यू जी June 22 rupees in million, 90 million. Fair value 30th June 23 70 million. 30th June 24 110 million. 30th June 25 118 million. हो गया सवाल? तो वर्किंग 7 और 7 एंट्री भी पास कर। सवाल लिख लिया सबने? अच्छा, यहां पर पहले वर्किंग का कॉलम बना लेते हैं। डेट, एक कॉलम मैंने डिलीट कर दिया हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो उनका डिफरेंस ले लेंगे या प्लस करके बता देंगे। अगर किसी भी दिन आपको हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट चाहिए होगी तो उसका डिफरेंस लेकर या प्लस करके बता देंगे। हमारे पास है 1722 21 है 22 है 21। आपने व्हीकल खरीदा तो व्हीकल डेबिट, बैंक या कैश कितने से? क्या हुआ? अच्छा, ये वर्किंग ऊपर डेट लिखा था ना। चलें 1721 यहां पर एंट्री भी लिख ले। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज एंड मिलियन। हाँ जी, 1721 क्या बनेगी एंट्री? व्हीकल डेबिट कितनी अमाउंट से? 120। नरेशन भी अगर हम लिखने आए तो हम क्या लिखेंगे? रिकॉर्ड ऑफ व्हीकल परचेज्ड। अब आ जाते हैं यहां पर, वर्किंग भी कर लेते हैं। 120 एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। अब हम आ गए 30th June 22 को। एसेट आपका रीवैल्यू हुआ है 30th June 22 को। एसेट आपका रीवैल्यू हुआ है। अब बताएं, पहले डेप्रिसिएशन लेंगे या पहले रीवैल्यू करेंगे? पिछली दफा आप देखते थे तो आपने साल में पहले रीवैल्यू करते थे फिर डेप्रिसिएशन लेते थे। अब क्योंकि साल का एंड है तो पहले डेप्रिसिएशन लेंगे नॉर्मल तरीके से। तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 12। और ये कितना बच गया? 1 0। डेप्रिसिएशन हो गई। अब इसको रीवैल्यू कर लेंगे उसी दिन, डेप्रिसिएशन करने के बाद रीवैल्यू कर, क्योंकि साल के एंड में जब भी आपने रीवैल्यू करना है पहले डेप्रिसिएशन बाद में रीवैल्यूएशन। अब 108 को रीवैल्यू करते हैं। 108 वाला एसेट कितने का हो गया? 90 का। गेन आया लॉस? तो लॉस के नीचे लिख देंगे। अब क्या 2022 के अंदर कुछ और करने की जरूरत है या मामला कंप्लीट हो गया? डेप्रिसिएशन क्या? डेप्रिसिएशन तो ले चुके हैं, डेप्रिसिएशन ले चुके हैं। अगर यहां पर सरप्लस आया होता तो उसको भी कुछ नहीं करना था, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम ले चुके हैं, उसके बाद रीवैल्यू किया। और ये जो
18 के साथ नहीं करते वो डिवाइड या मल्टीप्लाई, वो उस वक्त करते जब डेप्रिसिएशन ले रहे होते। तो अब जो भी मामला था वो अगले साल पे चले जाएंगे। अब जून 22 को एंट्रीज पास करनी है। क्या जून 2022 में एसेट रीवैल्यू हुआ है? मतलब 2022 के अंदर ही रीवैल्यू हुआ है ना, तो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज लाजमी पास हो, और वो वही पुरानी एंट्रीज पास हो। कौन सी भला? अक्यूमुलेटेड, पहले एलिमिनेशन और बाद में रीवैल्यूएशन। तो करो जरा एलिमिनेशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री फिर एलिमिनेशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 12। अब सेम डेट को रीवैल्यूएशन की एंट्री, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, व्हीकल क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 12। अब उसके बाद एसेट कम हुआ ज्यादा तो कम कर दें। व्हीकल क्रेडिट 18 से, डायरेक्ट या कोई एडजस्टमेंट है? डायरेक्ट। प्रॉफिट और लॉस एसपीएल या पीएल भी लिखते हैं लोग। ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो, 2022 की एंट्रीज कंप्लीट होगी। अब जरा इसको दोबारा वेरीफाई करें। 2022 में एसेट खरीदा था, उसकी एंट्री पास की, फिर डेप्रिसिएशन की और फिर रीवैल्यूएशन। अब हम चले गए अगले साल 2023 में। अब जून 2023 आ गया, एसेट रीवैल्यू किया है। क्या पहले डेप्रिसिएशन लूं या पहले रीवैल्यू करूं? डेप्रिसिएशन लूंगा, पहले डेप्रिसिएशन लूंगा। तो बताओ 90 को कैसे डेप्रिशिएट करूं? डिवाइडेड बाय 9 या 8? अब हम जून 23 पे हैं, डिवाइडेड बाय 8 या 9? एक साल अभी एक साल भी नहीं गया। गुजरा हुआ साल उसको मानते हैं जितने की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, और डेप्रिसिएशन सिर्फ एक साल। वैसे आपको ऐसा वैसा कभी भी दिमागी शैतानी फितना अगर आता है तो आप उसके कॉन्सेप्ट की तरफ भाग जाया करें कि अब ऐसे अगर आपको लग रहा है कि 2 साल गुजर गए, ऐसे लग रहा है ना कि जून 2023 पे खड़े हैं, 1721 जून 22 तक 1 साल, जून 23 तक 2 साल। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो गलत लग रहा है। दूसरे साल पर तो अभी हम हैं, दूसरा साल गुजरा नहीं है। तो इसको किस पे डिवाइड करेंगे और इसको भी किस पे डिवाइड करेंगे? 9। कितनी डिडक्शन आएगी? अगर कोई बता सकता है अगर ये हिस्टोरिकल होता तो इसकी डिडक्शन कितनी आ रही होती है इस टाइम? 12। क्योंकि इन दोनों को प्लस करके वो पता चले, क्योंकि 2 एक्सेस नहीं है, कम है। हाँ जी, ये कितना का बाद गया सेट आपका? 80 का, और इधर कितना आ गया? 16। डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई, एंट्री पास भी कर लेते हैं। जून 23 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करती है, एक चीज और दिमाग में रखते जरूर है, वो है एक्सेस डेप्रिसिएशन। क्या एक्सेस थी या नहीं? क्योंकि उस वक्त हमने कुछ ऐसा वैसा किया जरूर था, लेकिन ये लॉस था। अगर सरप्लस होता तो उसकी भी एंट्री पास करते, लेकिन वो है ही नहीं। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन, कर लो रिवैल्यू। 80 वाला एसेट कितने का हो गया? 70 का। गेन है लॉस कितने से? 10 से। मजीद लॉस लिख,
प्लस होगा माइनस, प्लस हो जाए क्योंकि लॉस में लॉस आया है, प्लस। एंट्री पास करें जरा, रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करवाएं जरा। रिवॉल्यूशन नॉट डेबिट जून 2024-23, हाँ जी, रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करवाएं जरा। पहले एलिमिनेशन, accumulated depreciation to vehicle, कितने से भला? ये बात तो कंफर्म है। जब जब सिर्फ एक रेयर चांस है, जब कभी जिंदगी में आई कि आपको होश आया कि एलिमिनेशन की एंट्री पास नहीं होगी, वो सिर्फ एक केस है, दो केस है माजरत। एक, अगर वो खुद मना कर दे, कभी भी कहते हैं कि एलिमिनेशन एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, तो तब नहीं करेंगे। या एक सूरत और है, ओरिजिनल एक ही सूरत है, जब आपके अकाउंट्स बुक वैल्यू पे, जब आपके अकाउंट्स बुक वैल्यू पे, मतलब आप एंट्री हर साल कौन सी पास कर रहे हो? डेप्रिसिएशन टू पीपीई, नॉट डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड। ये एक सूरत मुमकिन है, और वो भी पता नहीं होना है या नहीं होना, कभी पेपर में आना है या नहीं आना, ये एक सूरत है, इसके अलावा कोई सूरत नहीं। हाँ जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू व्हीकल, और उसके बाद व्हीकल डेबिट हो रहा है क्रेडिट, कितने से क्रेडिट? 26 से या 10 से? 10 से, क्योंकि 26 तो उसकी अक्यूमुलेटेड अमाउंट है। क्या करेंगे? एसपीएल या पीएल डेबिट व्हीकल क्रेडिट, कितने से? 2023 का साल हो गया पूरा। अब आ जाए 2024 में, जून 2024 को हमारा एसेट रीवैल्यू हुआ है, तो पहले डेप्रिशिएट करूं या रीवैल्यू कर लूं? डेप्रिशिएट। 70 को किस पे डिवाइड करूं? 8 पे। 26 को किस पे डिवाइड करूं? 8। कितना आ गया? 8.75। 26 को 8 पे डिवाइड किया, 3.2। 70 में से 8.75 माइनस के कितना आ गया? 61.25। 26 में से 3.25 माइनस किया, 22.7। अब इसकी डेप्रिशिएट हो गया। अब रीवैल्यू भी करके फिर एक ही दफा जाते हैं। हाँ जी, रीवैल्यू करो जरा। ये 61.25 वाला एसेट कितने का हो गया? 100 कितना बढ़ गया? 48.75। 48.7। अब 48.75 में 22 पिछला कोई हिसाब क्लियर करना था, वो किया। फिर लिखेंगे कितना? 20। ओके है यहां तक? अब एंट्रीज बनाते हैं। पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री बनेगी, फिर रीवैल्यूएशन की एंट्री बनेगी। करते हैं एंट्रीज, आ जाए। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले सरप्लस पड़ा ना हमारा, 26 का सरप्लस पड़ा भी। चले, जून 24, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? 8.7। बताओ एक्सेस डेप्ट की एंट्री पास हो गई है? ये आपके साथ हो गई है? नहीं वो से पड़ा हुआ हो गई है? होनी है ये नहीं? हाँ या ना में जवाब देना बस। होगी। कितनी अमाउंट से? 26 सक्सेस एक्शन है, ये तो सरप्लस है। नहीं होगा।
दाऊद नहीं होगी। ओ भाई मेरे, आपने, चलो एक खातून ने बड़ा अच्छा बताया, कल वो सोई थी आज जागी है। 8.75 हमने साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की है, बट ओरिजिनल दोबारा बन रही है 120 डिवाइड बाय 10। अगर हिस्टोरिकल देखें, अगर ऐसे रिवैल्यू ना होता, लेकिन ये बात तो हमें तब पता, ये तो चलो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो पता चल गया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो ये कैसे पता करते, क्योंकि हम एसीए का तो कॉलम ही नहीं बना रहे। हम देखेंगे पहले तू बता दे फिर मैं बताऊं, एकदम मेरी एक बात सुन लेना फिर शुरू हो जाना। जब भी आप लोग डेप्रिसिएशन लो, जिस वक्त डेप्रिसिएशन ले रहे हैं उस वक्त देखना गेन था या लॉस था। जिस टाइम डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, पहले जब आपने डेप्रिसिएशन ली थी तो ये 26 को जो 8 पे डिवाइड किया था, ये लॉस था या सरप्लस था? ये तो लॉस था ना। डेप्रिसिएशन लेते वक्त अगर आपने सरप्लस डिवाइड किया है तो वो एक्सेस डेप्रिसिएशन, अगर लॉस डिवाइड किया है या लॉस को एडजस्ट किया है तो वो एक्सेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप सरप्लस आने से पहले डेप्रिसिएशन ले चुके थे। सरप्लस आने से पहले डेप्रिसिएशन ले चुके थे, आपने ये डेप्रिसिएशन ली थी, उस वक्त लॉस को एडजस्ट किया था, तो इसका मतलब इसमें एक्सेस डेबिट की एंट्री पास अगर करते भी तो किसकी, आप अगर 3.75 की तरफ जाते हैं वो तो लॉस है। यहां पर 26 आया सरप्लस, इसका तो कुछ किया ही नहीं, सारा कुछ तो कर चुके हैं। तो इसका मतलब है, ये सब एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि बंदे को लगता है कि सरप्लस पड़ा हुआ है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। अगर साल के शुरू में होता ना तो जरूर आता, क्योंकि साल के एंड पे डेप्शन होती है, ये हुआ है साल के एंड पे। तो हमारे पास जो एंट्री पास होगी, हाँ जी, पहली एंट्री क्या पास होगी, अब एंट्रीज पास करने की आखिरी साल है या इसके बाद भी है? चलिए फिर इसकी एंट्री बनाए। पहली एंट्री क्या बनाओगे, जून 24 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से 8 पॉइंट, एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं है, ये पता चल गया ना सबको क्यों नहीं है। चले जी, जून में फिर एसेट डेप्रिसिएट हो गया, अब रीवैल्यू कर लो। रीवैल्यूएशन की पहली एंट्री क्या होती है, एलिमिनेशन। तो बताओ एलिमिनेशन की क्या एंट्री होगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट व्हीकल क्रेडिट। कितने से 10 से 8.75 से, बुक्स में डेप्शन 8.75 है तो 10 से कैसे, तो पिछले साल की तो एलिमिनेट कर चुके हो। 8.75 ये जो डेप्रिसिएशन 10 है ये डेबिट हो नहीं चुकी, जो डेप्रिसिएशन एक दफा खा चुके हो दोबारा नहीं खानी। दो एक दफा अक्यूमुलेटेड एलिमिनेट हो गई है ना। देखें ये 10 से क्रेडिट किया था, 10 से डेबिट कर दिया, बुक्स में तो नील हो गया। फिर उसके बाद कहीं देखा अक्यूमुलेट, आपके पास सिर्फ क्रेडिट एक ही दफा पड़ी हुई है 8.75, उसको खत्म कर दे। 8.7 कोई नहीं, टाइम लगे, वैसे भी गर्मियां हैं, इस तरह ये टेंशन नहीं लेनी। कुछ गर्मियां हैं, फिर कुछ कॉस्ट के लेक्चर के बाद बंदे का कुछ ये हालत हो जाती है, तो ये नॉर्मल बातें हैं। इसलिए ये समझना कि जब पेपर नजदीक आएंगे ना तो घर वालों को पहले कह देना कि मैं कुछ ऐसी वैसी हरकतें करना, तो परेशान होना कि किसी ऐसे मुझे साइको के पास, किसी डॉक्टर के पास ले जाना। कहते हैं कि हमारे जिंदगी में नॉर्मल सिचुएशन आएगी, कभी उठ के आप हो गए वो एसेट को डेबिट कर दो, वो क्रेडिट कर दो, कभी सोते सोते ऐसी बातें करने लग जाओगे, तो ये नॉर्मल है। देखिए क्या ये डेप्रिसिएशन एक्सेस थी, जब आपने देखना है डेप्रिसिएशन को, इस साल की डेप्रिसिएशन जो मैंने लिखा हुआ ये है ना, ये साल की है, ये डेप्रिसिएशन आई, ये सरप्लस एडजस्ट हो रहा है, ये लॉस, लॉस तो एक्सेस नहीं होता ना। जब मैं डेप्रिसिएशन ले रहा था क्या तब सरप्लस था? सरप्लस ये डेप्रिसिएशन के बाद आया है, बाद में आया है, तो मैंने देखना है डेप्रिसिएशन के वक्त। अगर उस वक्त सरप्लस पड़ा था तो मैं रियलाइज करूंगा,
उस वक्त लॉस था तो फिर लॉस वाला केस होता। कल को लॉस आ जाता है, बाद में लॉस आता है, पहले सरप्लस पड़ा था, एक्सेस एक्शन आएगी। हमने किस, देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, एक्सेस डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का आपस में ताल्लुक है, एलिमिनेशन और रीवैल्यूएशन का आपस में ताल्लुक है। एसेट अगर रीवैल्यू नहीं हुआ, एलिमिनेशन की एंट्री पास नहीं करनी। 4 साल बाद एसेट रीवैल्यू हो रहा है, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद एलिमिनेशन होगी 4 सालों की, क्योंकि जितने सालों की डेप्रिसिएशन एलिमिनेट नहीं हुई सारी एलिमिनेट हुई। अगर सपोज दैट 4 साल ऐसे रीवैल्यू नहीं हुआ, आपका सरप्लस आया था 4 साल पहले, हर साल वो तो अमोर्टाइज हो रहा है ना, वो डेप्रिसिएशन के साथ एक्सेस एंट्री पास होती रहेगी, क्योंकि यहां पर सरप्लस पड़ा होगा, हर साल डेप्रिसिएशन होती जाएगी और हर साल वो भी रियलाइज होता जाएगा। तो डेप्रिसिएशन और एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री एक साथ पास होनी है अगर है तो, और एलिमिनेशन और रीवैल्यूएशन की एंट्री एक साथ पास हो। डेप्रिशिएट हो गया, एलिमिनेट हो गया, अब रीवैल्यू करें। रीवैल्यू में बताओ ऐसे डेबिट हो रहा है क्रेडिट? व्हीकल डेबिट कितने से? 8.75 से 48 पॉइंट। अब क्रेडिट किसे करेंगे? पहले एसपीएल जितना पड़ा हुआ है वो कितना था? 22.75 22 पॉइंट, और ओसीआई कितना आ गया? 26। अब लास्ट 2025, जल्दी जल्दी कर 2025 जी। ऐसे रीवैल्यू तो हुआ है जून 25 में, पहले डेप्रिसिएशन ले लें या रीवैल्यू कर लें? किस पे डिवाइड करें? 7 पॉइंट, पूरे 7 पे, इसको भी 7 पे और इसको भी 7 पे करो जरा। 110 को 7 पे डिवाइड, 15.71 सिर्फ 15.7 कर लो, और 26 को भी करे जरा डिवाइड, कितना? 3.7 हो गया डेप्रिशिएट। अब बताओ, हमने डेप्रिसिएशन लिया है, साथ रीवैल्यूएशन का तो काम ही नहीं, अभी पता ही नहीं है, लेकिन साथ एक और काम भी हुआ है, ये एक्सेस डेप्रिसिएशन है। अभी कल को लॉस आता है, सरप्लस होता है, नहीं कुछ होता, एक्सेस डेप्रिसिएशन आ चुकी है, इसकी एंट्री पास होनी है। हाँ जी, क्लोज करें। 110 में से 15.75 माइनस करते 90, और 26 में से 3.75 माइनस 22. अब आपका ये डेप्रिशिएट हो गया, 2 एंट्रीज पास हो जाएंगे। अब एसेट को रीवैल्यू करो, 94.3 वाला सिर्फ कितने का हो गया? 100 कितने से बढ़ गया? 23.7 से। एडजस्टमेंट है या डायरेक्ट प्लस हो जाएगा? कितना आ गया? 40। एंट्री पास करवाओ जरा। पहले मैं एंट्री पास करूंगा डेप्रिसिएशन टू कितने से? 15.7, 15 पॉइंट। बताओ एलिमिनेशन एक्सेस एक्शन है तब? बिल्कुल है। ओसीआई डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 3.7 से 3. फिर उसके बाद इसके बाद रीवैल्यू करना है। रीवैल्यूएशन की अपनी 2 एंट्रीज आती, एक एलिमिनेशन और एक रीवैल्यूएशन। एलिमिनेशन की क्या एंट्री पास होगी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट व्हीकल कितने से? 15.7 से 15 पॉइंट, और एंड पे व्हीकल डेबिट सारा ओसीआई आ जाएगा, क्योंकि पहले भी ओसीआई ही पड़ा था। ठीक हो गया। आपने ग्रुप में मैसेज करना है मिस नूर को टैग करके कि वो आपको असाइनमेंट शेयर कर, ठीक है। उन्हें कहना है कि साल के शुरू और एंड में 1 साल वाली रिविजन करनी है, जो 2 सालों का गैप है वो नहीं करनी है, वो कल करें।